नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पीएम मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन उसकी तस्वीर आज जाकर साफ हुई है। यह पैकेज कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दिया गया है। इस पैकेज के जरिए गरीबों और कारोबारियों की मदद की जाएगी। सरकार ने भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की है और हर वर्ग को साधने का काम किया है ताकि देश संकट से उबर पाए। लेकिन विपक्ष को सरकार के इस पैकेज में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या यूं कहें कि भरोसा ही नहीं हो रहा है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए काम कर रही है। उनको आज भी भरोसा है कि सरकार वादा खिलाफी करेगी। 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। उस दिशा में लगातार काम चलता रहे कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था, जहां मां गंगा की सफाई का वादा बनाया गया था, जहां काले धन को 100 दिन में वापस लाने का वादा बनाया गया था, जहां $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा बनाया गया था, जहां हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां बनाने का वादा बनाया गया था। जनता भाजपा के वायदों पे अब तभी विश्वास करेगी जब हर जनधन खातेदार की अकाउंट में 7,500 रुपए आ जाएंगे, जब हर छोटे व्यापारी को राहत मिल जाएगी। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। 6 साल पहले भी इसी तरह के जुमले गढ़े गए थे। बोला गया था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह 20 लाख का पैकेज दिया जा रहा है। सभी किसान मजदूर भाई आशा लगाए बैठे थे, सब लोग आशा लगा रहे थे, पता नहीं क्या मिलने वाला है। मैं पूछना चाहूँ सरकार से, क्या किसानों की इनकम दोगुनी होने की बात हुई? क्या आज तक किसान की इनकम दोगुनी हुआ है? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। मजदूर भूखा प्यासा जो रास्ते में अपने गाँव जा रहा है, रास्ते में मौत हो जा रही, क्या गरीब मजदूरों के बारे में कोई पैकेज था? क्या गरीब मजदूर कैसे रोजगार पाएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा थी? कुछ नहीं था। सरकार सिर्फ बड़े बड़े जुमले फेंकना जानती है और जुमले में लोगों को फंसाना जानती है। इससे ज्यादा सरकार के पास कुछ नहीं है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 महाबहस के जरिए कुछ सवाल भी पूछ रहा है। बारी बारी से वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। हमारा पहला सवाल यह है कि लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा। साथ ही साथ हम सवाल यह भी उठा रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 कितने दिनों का होगा, कितनी छूट होगी इसमें। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि लॉकडाउन 4.0 के बाद क्या हालात सामान्य हो जाएंगे। आम जनमानस के मन में यह सवाल उठ रहा है। और सवाल यह भी कि क्या पैकेज से उद्योगों का कायाकल्प हो जाएगा, एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है। और एक और सवाल यह है कि महामारी में छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद कितनी सेहतमंद होने वाली है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अशोक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक सूद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सेक्रेटरी जनरल हैं एसोचैम के। अशोक सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। जयवीर शेरगिल का बयान सामने आया है, उनको भरोसा नहीं है, उनको लग रहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। मेरा सवाल आपसे यही है कि इस अविश्वास का क्या कारण है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है?
उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत कही गई है कि जाकी ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। चौथे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री को हम सब ने सुना और देश पूरी आशा से निगाह से देख रहा था। पुराने वायदे भी याद आ रहे थे। कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला मुझे जहाज में दिखना चाहिए। नोटबंदी के बाद कहा था कि मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा कोई इरादा गलत निकल जाए, मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिए। आज उस मजदूर की आंखों में आंसू है। और जो जो निर्णय 3 लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने किए या राज्य सरकारों ने किया, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ये जुमले साबित नहीं हो जाएंगे? आपने कभी कोई नीयत और रीत नहीं बताई। आपने आज जो मजदूर पैदल चल रहा है, लगातार आप देखिए लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग रो रहे हैं, मगर सरकार मदमस्त है। सरकार घोषणा पे आखिर सरकार जमीनी आधार पर घोषणा क्यों नहीं हो रही है? कोई प्लान क्यों नहीं सरकार बता पा रही है? और यही कारण है कि हमारे ऊपर आरोप होते हैं कि अच्छे दिन का वादा देश के प्रधानमंत्री ने किया था। जमीनी आधार पर क्या घोषणा होनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन नहीं, आप मुझे बताइए रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, भाइयों बहनों 1000 और 500 का नोट बंद। उसके बाद आपने मौका नहीं दिया। मैं पूरी बात कह लूं, आपको मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। आपने लॉकडाउन किया, आपने कहा थाली बजाओ, देश ने थाली बजवाई। आपने कहा दिए जलाओ, सारा देश आपके साथ खड़ा था। उन मजदूरों का क्या दोष था? उन माताओं का क्या दोष था? उन बहनों का क्या दोष था? और जिन लोगों के रोजगार छिन गए उनका क्या दोष था? आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको मौका देना चाहिए, आपको बताना चाहिए। मगर कोई बिना तैयारी के आपने लॉकडाउन कर दिया, मगर उसके बावजूद भी आपके साथ देश खड़ा हो गया। आपने क्या पैकेज दिया है? किन किन लोगों को पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? क्या उन जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं उनको ये पैसा सीधे? लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है आप विपक्ष के सुझाव मानते नहीं है। अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है तो कहते पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है, अरे भाई महामारी सबके लिए है, मेरे लिए है, मेरे भी देश के प्रधानमंत्री है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ मेरे आपके कई सारे सवाल हो गए, अब जवाब भी ले लेते हैं ना। जवाबदेही होनी पड़ेगी और नीयत साफ करनी पड़ेगी। ठीक है मनीष जी, आप विपक्ष का सुझाव क्यों नहीं मानते हैं भाई? आपकी नीयत पर उनको संदेह है। उनका कहना है कि आपने जितने भी वादे किए वो पूरे नहीं किए। यही वजह है कि आज सरकार के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, अविश्वास का माहौल है। देखिए, डिबेट के पहले चरण में तो मैं जो पैकेज 20 लाख करोड़ का उसके बारे में 2 मिनट में बोलना चाहूँगा, उसके बाद मैं जरूर जवाब दूंगा। देखिए, जो पैकेज 20 लाख करोड़ का है, वैश्विक महामारी जो कोविड-19 की चल रही है, उस बीच जो टूटती हुई अर्थव्यवस्था थी उसे इस पैकेज ने नवजीवन दिया है। उद्योगों को जो निराशा थी, निराशा में जी रहा था उद्योग, उसमें एक आशा का संचार हुआ है और बड़ी मात्रा में जो श्रमिक वर्ग का पलायन हो रहा था उस पर भी रोक लगेगी। निश्चित रूप से एमएसएमई को जो 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन घोषित किया है भारत सरकार ने, उससे जो रोजगार सृजित होगा वो बहुत ही फलदायी होगा ऐसे समय में जब बड़ी मात्रा में श्रमिक और कामगार वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदली गई है, 200 करोड़ तक के टेंडर को ग्लोबल नहीं जाने दिया जा रहा है, उससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेगा। एक ऐसा पैकेज है जिसके नाते से सभी वर्गों को, सभी तरह के काम करने वालों को राहत मिलेगी। देखिए, अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि जाके पैर न पटी बेवाई वो का जाने पीर पराई। अच्छी बात कही उन्होंने। निश्चित रूप से कांग्रेस के जितने लीडर हैं किसी के पैर में बिवाई नहीं फटी है। आखिर राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि 1 रुपए चलता है तो 10 पैसे पहुंचता है। आज वो सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचने वाला है। घोटाले और घपले की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लोग हताशा में इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि सीधे अगर ईपीएफ में भुगतान हो रहा है, सरकार कर रही है, कंपनियों को लाभ हो रहा है, कर्मचारियों को लाभ हो रहा है, तो सुखजीत सिंह जी क्या आपको आपत्ति है? अगर 3 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी का एमएसएमई को मिल रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? अगर छोटे उद्योग, मझोले उद्योग जीवित हो उठेंगे और रोजगार का सृजन होगा। चूंकि सीधे लूटमार की आशंका को खत्म किया है प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए कांग्रेस को यह हताशा है कि इस महामारी के समय में भी
ठीक है, ऐसा पैकेज केंद्र की भारतीय अशोक जनता जी पार्टी जल्दी से, की जो सरकार है केंद्र जल्दी से अपना घोषित रिएक्शन, किया उसके है, बाद मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। जिसकी कल्पना भी ये लोग नहीं ठीक है कर मनीष जी, सकते। अशोक जी बहुत संक्षेप में। देखिए मनीष जी एक सवाल है आपसे। क्या जो लॉकडाउन के समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा ईएमआई लोगों के लोनों पर ईएमआई नहीं जमा करेगी, लोग किराया नहीं लेंगे, ये सारी बातें सत्य हुई हैं? मुझे आप बता दिए 50 दिन के लॉकडाउन में क्या शिक्षा मित्र, आशा बहन, आंगनबाड़ी, क्या जो रोजगार सेवक है, ठीक है, उनके साथ अब चर्चा सिर्फ आप दो लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। मनीष जी आप इसका जवाब दीजिएगा। रामकृपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, रामकृपाल जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं चलेगा सर 20 लाख करोड़, बहुत सारे जीरो हैं सर, एक आम आदमी के लिए गिनना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम आपसे समझना चाहेंगे क्या इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के माध्यम से आप आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता हुआ देख पा रहे हैं क्या? रामकृपाल जी। सर आवाज मिल रही है आपको रामकृपाल सर? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील गर्ग जी यही सवाल मेरा आपसे है, क्या 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के माध्यम से आप आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ देख पा रहे हैं क्या, और कैसे? देखिए सर, ये कल प्रधानमंत्री जी जब की घोषणा की थी 20 लाख करोड़ की, तो सारी दुनिया चौंक गई थी। इतने बड़े पैकेज की उम्मीद नहीं थी। तो पहला सवाल ये था कि पैसा कहां से आएगा। आज वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जैसे सेगमेंट वाइज बात करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि उन्होंने देश की नब्ज को पकड़ लिया है। एक बात उनको समझ में आ गई है कि अगर हम एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट दे देंगे, अगर एमएसएमई सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, तो वो 10 करोड़ लोगों को नौकरी देता है कम से कम, और 10 करोड़ लोग, इसके अलावा 10 से 12 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है जो उससे काम करते हैं। देश का 33% निर्यात एमएसएमई ही करता है। तो आज सबसे बड़ा जो काम किया है वो ये काम किया है कि 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी, बिना सिक्योरिटी के, और वो भी 4 साल के लिए। कहने का मतलब है कि कोविड-19 के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने काम कर दिया है। दूसरा, सरकार ने बेनिफिट दिया है, एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। अभी तक क्या होता था कि जो इंडस्ट्री अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं करती थी, वो टेक्निकल में नहीं जाते हैं सर। आज जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब भी इसी तरीके की तकनीकी बातें हो रही थी जो आम आदमी की समझ में नहीं आती, उसके ऊपर से निकल जाती है सर। मैं चाहता हूं आप थोड़ा और आसान करके बताएं सर, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं। वो मजदूर, वो श्रमिक जो इस वक्त सड़कों पर भटक रहा है, जिसके सामने परेशानी है, जिसकी नौकरी चली गई है, उसको कैसे फायदा मिलने वाला है, ये समझाइए सर। देखिए, अगर इंडस्ट्री चलेगी तो हर आदमी को बेनिफिट होगा। जो लोग उस पर काम करेंगे उसको नौकरी मिलेगी, जो मजदूर मजदूरी करेगा उसको मजदूरी मिलेगी। जब उससे डिमांड निकलेगी तो दुकानदारों का काम चलेगा। इकोनॉमी को चलाने का एक ही तरीका था कि सबसे पहले उस सेक्टर को बूस्ट किया जाए। जहां तक सवाल मजदूर और किसान का, मुझे लगता है जो कल पैकेज आएगा उसमें मजदूर और किसान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। मैं आपके जितना आर्थिक मामलों का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूं कि क्या वो डिमांड जनरेट होते हुए आप देख पा रहे हैं क्या सर? मैं कह रहा हूं कि जब तक परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, मान लीजिए कि मुझे ही खरीदारी करनी है और मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो कितना भी प्रोडक्शन हो जाए मैं कैसे खरीदूंगा, और मैं नहीं खरीदूंगा तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? देखिए अगर इंडस्ट्री चलेगी तो नौकरियां भी बचेंगी। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो जो नौकरी पेशा लोग उनको पैसा आएगा, उसी से डिमांड क्रिएट होगी। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उनके प्रति जवाबदेही है कि नहीं? अशोक जी थोड़ा धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास, आपकी बारी आएगी भाई। आपने अपनी पूरी बात रखी ना, आप सबको बोलने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखकर सुनिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। अशोक जी, उनके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। अशोक जी देखिए, आप इकोनॉमी को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। ठीक है, रामकृपाल सर से हमारा संपर्क हो गया है। पैसा चाहिए। रामकृपाल जी थोड़ा समझाइए सर कि जितने 0-2 के आगे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब 20 लाख करोड़, क्या इससे वाकई में भारत की तस्वीर आप बदलते हुए देख पा रहे हैं क्या सर? एक आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ देख पा रहे हैं क्या, और कैसे? देखिए, अभी आज तो पहले आज निर्मला जी ने थोड़ा सा उसको बताया है कि क्या आगे है अभी, और कल भी आएगा, परसों भी आएगा। देखिए, एक अप्रत्याशित
ये है पूरी दुनिया के लिए अप्रत्याशित है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी सीमित संसाधन हैं, सिवाय इसके कि हम हथियार डाल के भाग जाएं और बदहवास हो जाएं, इसके बजाय हमें निश्चित रूप से एक संकल्प, जैसा कल मोदी जी ने कहा था, संकल्प लेना है। और जो लोग कर सोच रहे थे कि 4%, 5%, 3%, अगर वो 20% हुआ है, यानी हमें यूएस और जापान के बाद सबसे ज्यादा भारत ने दिया है, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, देखना चाहिए। ये देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स अभी इस समय किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि एक बार इस चीज को, जो भी पैकेज आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, सारी चीजें हम समझ लें। इतनी जल्दीबाजी में मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर और क्या हो सकता था। आप आगे अगर कोई और दिक्कत आती है, क्या चीजें होती हैं, कल तक जो लोग कह रहे थे 5% होना चाहिए, वो 20%, वो 10% हो गया, तो अब तब भी है। तो देखिए, आलोचना और मीन मेख निकालना ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 15 लाख देने के लिए कहा था, नहीं दिया। एक ही चीज है, कहा था काला धन वापस आ जाएगा, नहीं आया। कहा था मां गंगा साफ हो जाएगी, मां गंगा साफ नहीं हुई। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए कहा था, नौकरी नहीं मिल पाई। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई थी, वो नहीं बन पाई। इस वजह से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें अविश्वास है कि ऐसा हो पाएगा। ये जो आरोप है, मैं देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका पूरा अधिकार है सत्ता की आलोचना करना, करिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये वक्त जो है गंगा सफाई और फलाना का नहीं है। खुद कांग्रेस ने भी कल कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। देखिए, हर चीज को लिए मेरा इतना ही कहना है कि पहले सारी चीजें बहुत साफ हो जाने दीजिए। आज 3 लाख करोड़ के सिर्फ एसएमईज को किया उन्होंने, जो जिस भी हालत में, पहले सारी चीजें जब पूरा का पूरा खाका सामने आ जाए तो एक स्वस्थ आलोचना कीजिए। आता है कि जहां कमी रह गई है कीजिए। सरकार कहीं भागी नहीं जा रही है, देश कहीं भागा नहीं जा रहा है। मेरा इतना ही कहना है कि ऑलरेडी संकट में लोग हैं। आपके 130 करोड़ जनता के सामने, एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा संकट है जिसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। ऐसे में मेरा ये कहना है कि हमें थोड़ा सा आलोचना से, अनावश्यक टिप्पणी से, ठीक है सर, थोड़ा टांग खिंचाई की बजाय सुझाव देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ठीक है। मनीष जी, आप अशोक जी के सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे इतर एक सवाल ये है कि ठीक है, आपके लिए चुनौती और आपके लिए प्राथमिकता यह है कि उद्योग धंधों को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए, इंडस्ट्री को बूस्टअप किया जाए ताकि फैक्ट्रियां चल पाए और मजदूरों को नौकरी मिल पाए, और जिनकी नौकरी चल रही है वो नौकरी बची रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब फैक्ट्रियों को छोड़कर वो मजदूर गांव की तरफ रुख कर चुके हैं, वो इस वक्त सड़कों पर परेशान है, वो रेल की पटरियों पर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या उनको लेकर नहीं होनी चाहिए थी? क्या आज उनको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए था क्या वित्त मंत्री की तरफ से? सबसे पहले एक सवाल ये उठ रहा है। देखिए, ओपनिंग जो मैंने की उसमें मैंने एक लाइन कहा कि श्रमिक वर्ग जो पलायन कर रहा है उसके पांव भी रुकेंगे इस घोषणा से। देखिए, एमएसए, आज हम लोग डिबेट अगर इस पे करें कि हमने जो घोषित किया उस पर हम मेरिट पे डिबेट कर लिया जाए, जो अभी समय आने वाला है उस पर हम दूसरी बार करेंगे। एमएसएमई को बूस्टर देने का कारण ही यही था कि इतने ज्यादा रोजगार का सृजन होगा कि जो श्रमिक पलायन कर रहे हैं वो रुकेंगे, या जो आ गए हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। साथ साथ ईपीएफ में 12% सरकार का, 12% कर्मचारियों का सरकार ने जमा करने का फैसला किया। इससे 75 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। 15,000 से नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है। साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है रेरा को लेके, यानी रेरा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको 6 महीने उनकी अवधि को बढ़ाया गया है, नहीं तो वो डिफॉल्ट हो जाती कंपनियां। डिफॉल्ट होने के बाद और समस्या खड़ी होती, रोजगार के और अवसर समाप्त होते। तो ये जो आज जो घोषणा हुई है उसकी मेरिट पे अगर कांग्रेस के लोग डिबेट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन इधर उधर की जो बात कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी सोच क्या है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 10। अशोक जी का एक छोटा सा सवाल है, वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा को इस तरफ लेकर आगे बढ़ूंगा कि लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा और उसमें हर किसी के लिए क्या होगा। अशोक जी अपना सवाल जल्दी से पूरा करिए। मनीष जी,
मनीष जी सुनिए, मनीष जी धैर्य से सुनिएगा। आपकी सरकार है, आप सरकार हैं और हमारा हक है आपसे अब सवाल करने का। क्या घर की जो घर का लोन था उसकी ईएमआई बंद हो गई 3 महीने को, क्या 6 महीने तक सरकार राहत देगी? क्या किसानों की फसल की गारंटी सुनिश्चित करेगी? क्या बुनकरों के लिए कोई प्लान सरकार के पास है? 50 दिन के आपके लोगों के आंसू रो रहे हैं, लोग जान दे रहे हैं, बहनों के पति उजड़ गए, माओ के बेटे उजड़ गए, और आप कह रहे हैं आप थाली बजवा रहे हैं। आपकी कौन सी बात देश ने नहीं मानी? देश के प्रधानमंत्री की बात कौन सी नहीं मानी गई? आपने कहा ताली बजाओ, आपने कहा थाली बजाओ, आपने कहा दिए जलाओ, लोगों ने माना। आपने वही कर दिया कि दोस्त, आप देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था चौराहे पे खड़े हो जाइए, मेरी कोई गलती निकल जाए। आज देश उनसे पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी आज देश पूछ रहा है उनसे, प्रधानमंत्री को जवाब क्यों नहीं देते हैं? कार्य योजना पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या बुनकरों के लिए कोई प्लान है? किसानों की जो फसल है उनके लिए कोई प्लान है? नहीं दे पाएगी। नहीं, जिन लोगों की जानें चली गई हैं। मनीष जी आप सत्ता में हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, बताइए योगी आदित्यनाथ जी को गुजरात में मजदूर रो रहा है। मनीष जी अगर इसका जवाब आप दे पाए कि किसानों को लेकर, बुनकरों को लेकर क्या कोई प्लान है क्या जल्दी से? सरकार है सर दाएं बाएं नहीं, उनका सवाल है कि किसानों को लेकर और बुनकरों को लेकर कोई प्लान है क्या सरकार का? आज जो घोषणा हुई है उसकी मेरिट डिमेरिट लगातार किसानों, मजदूरों, बुनकरों समेत समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें चिंता करती रही है, और लगातार जो घोषणाएं हुई है, जब हमने गरीब कल्याण पैकेज दिया था, ठीक है, अभी दो दिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें साफ हो जाएगा कि किसानों को लेकर, बुनकरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर क्या योजना है सरकार की। लेकिन सुनील जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगा। इस वक्त इंडस्ट्री को बूस्ट करना जरूरी है, हम सभी लोग जानते हैं कि उद्योग धंधों को इस वक्त संजीवनी की जरूरत है, लेकिन क्या हम लॉकडाउन 3 तक इस स्थिति में पहुंच गए हैं क्या कि हम लॉकडाउन 4 में बहुत हद तक छूट दे पाएं, या जो अपेक्षा लोगों की तरफ से की जा रही है कि इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरे सेक्टर्स में भी छूट दे दी जाए, हम उस स्थिति में हैं क्या? कैसा देख पा रहे हैं आप लॉकडाउन 4.0? क्या क्या बदल सकता है लॉकडाउन 3 से? देखिए, मुझे लगता है कि लॉकडाउन 4 जो आएगा वो ज़्यादा चीज़ें खुलेंगी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी मेंटेन रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है पैकेज का, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले रोजी रोटी का जुगाड़ करना था। आज के पैकेज में सरकार ने उस रोजी रोटी के जुगाड़ को किया है। हाँ, जो ज़्यादा सेक्टर्स इकोनॉमी के जहाँ अभी भी जरूरत पड़ेगी वो है जैसे टूरिज्म का सेक्टर है। मेरा सवाल ये है, रामकृपाल जी सवाल है कि जब 500 केसेस थे तो लॉकडाउन किया गया, अब सर केसेस बढ़कर 75,000 के आसपास पहुंच गए हैं। हर दिन अब लगभग 3,500 4,000 के आसपास केसेस सामने आ रहे हैं। क्या हम इस स्थिति में हैं क्या सर कि लॉकडाउन 4.0 में हम बहुत हद तक छूट दे पाएं? हम ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं, लोकल स्तर पर उड़ानों को शुरू करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि प्राइवेट बसेज और टैक्सी भी शुरू कर दी जाएगी। क्या ये स्थिति आ गई कि सब कुछ किया जा सके सर? देखिए, आपको यू हैव टू लिव विद कोरोना नाउ। देखिए, बहुत जल्दी जो कदम उठाया गया था उसका कारण ये था कि सरकार थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी तैयार कर ले, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हुआ इस बीच में वो हो चुका है। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि अप्रत्याशित चीजों की कोई प्लानिंग करके आप फॉरवर्ड नहीं चल सकते, क्योंकि कुछ पता नहीं है। पूरी दुनिया में अगर ये होता तो आज अमेरिका में ये हालत ना होती। न्यूयॉर्क की स्थिति अभी है, वहां के गवर्नर और प्रेसिडेंट में ठनी हुई है कि लॉकडाउन खत्म किया जाए कि नहीं, लेकिन उससे हम बहुत बेहतर स्थिति में, इसलिए कि देखिए ये जो मौका रहा है वो 3 बार का लॉकडाउन, इसमें बहुत हद तक बहुसंख्यक नागरिकों ने यह समझ लिया है कि उनको कानून की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वे बेचारे, ये जिसको कहते हैं 2 गज दूर, वो बहुत हद तक जनता जानती है, वो करेगी। और उसी के अनुरूप देखिए धीरे धीरे चीजें होती हैं। अचानक एक बैग आप किसी चीज को छोड़ देंगे, स्प्रिंग को, तो वो अब इतना रहा है। निश्चित तौर पर एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, सरकार का सिर्फ यही उद्देश्य है। और जैसा है जहान भी, तो अगर हम नहीं कुछ, जो हाशिए पर हैं बेचारे श्रमिक जो हैं, अब अगर फैक्ट्रियां खुलेंगी तो रीएम्प्लॉय, कम से कम वो लौटेंगे काम पर, उनको मिलेगा।
तो कम से कम आर्थिक ट्रेन का पहिया भी चलना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए वही बात है कि हम कोरोना से मरे या भूख से मरे, सवाल इस बात का है कि हमें एक बेहतर, जैसा मोदी जी ने कल कहा है, हर विपत्ति एक बेहतर मौका, एक लड़ने की ताकत भी देती है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें यह करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुसंख्यक जनता हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया की ये समझ गई है कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अपने आप अगर को बचाना और है, ज्यादा ढील दे दी कोरोना से जाएगी तो बचना क्या है, आपको तो एक बड़ा इसमें खतरा सरकार- नजर नहीं आ रहा है, तो सरकार या उसको बहुत लेकर नहीं करे। सरकार के पास कोई प्लान है? राज्य सरकारों को अधिकार मिलने वाला है कि उसको लेकर राज्य सरकार भी प्लान बना पाए। देखिए मनीष जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राज्य सरकारों को अधिकार देखिए, मिलेगा, निश्चित रूप से स्थानीय सरकारें स्तर अपना पर ही प्लान होगा, बना रही हैं। ठीक है सर, मनीष जी से भी एक डिसेंट्रलाइजेशन रिएक्शन ले की लेते बात हैं। होगी। रामकृपाल जी आऊंगा मैं सवाल आपके मुझसे पास। हाँ, शुक्ला मनीष जी। जी। देखिए, निश्चित रूप से राज्य सरकारों ने योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 10 लाख श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। श्रमिक ट्रेनें जो आ रही हैं उनको सैनिटाइज करके लाया जा रहा है, उतरते ही उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर किसी के पास कोई लक्षण निकल रहा है तो उनको एडमिट किया जा रहा है। साथ साथ अगर श्रमिक वर्ग के लोग हैं तो 15 दिन का उनको राशन और 1000 रुपया भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार के समय में लगातार स्क्रीनिंग और अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। आज करीब 6000 टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रही है। आइसोलेशन बेड की व्यवस्था कर ली गई है। सभी जिलों में 15 से 20 हजार क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है लोगों की। तो पूरी तरह से हम तैयार हैं। जो भी चाहे महाराष्ट्र या अन्य जगहों से जो श्रमिक वर्ग के लोग कामगार आ रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ ला भी रही है, उनके लिए रोजगार का भी सृजन कर रही है। ठीक है, हमें खत्म करना होगा। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मनीष जी, आज आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है। क्या किसानों बुनकरों के लिए कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्य योजना है? ये बताएंगे आप? और जिन लोगों ने मैं स्कूलों छात्रों के लिए कोई योजना है? कोई योजना नहीं है, डर जैसा माहौल है। इसी डर के से निकालने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? आपकी नहीं है? आप आपसे सवाल पूछिए तो आप कहते नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं। जो लोग मजदूर लखनऊ में मर गया, जो रातों में लोग पैदल आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? जीडीपी का कम से कम सरकार, जिनके मजदूरों के दम पर वोट दिया गया था, सरकार बनी थी, और अच्छे दिन के बाद क्या उनको मरने के लिए सरकार छोड़ देगी? अशोक जी, आपके सवाल सही है, उसका जवाब मनीष जी को देना चाहिए। लेकिन इसी महाबहस में आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा था कि 65,000 करोड़ मिल जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सर, 20 लाख करोड़ मिला है सर, 20 लाख करोड़ मिला है। आप सुझाव दीजिए ना सरकार को कि किस तरीके से इस पैसे का उपयोग किया जाए, कैसे इसका आवंटन किया जाए और कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, है ना सर? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।